मैं आशी और आज मैं आपको मेरी बहन, जो मेरी बड़ी बहन जिसका नाम शीतल है, उसके साथ घटे एक किस्से के बारे में बताने जा रही हूँ। ये किस्सा तब घटा था जब मेरी बहन कॉलेज में पढ़ाई किया करती थी और उसकी ही एक फ्रेंड जो हमारी गली में ही कुछ दूर आगे रहती थी, जिसका नाम स्नेहा था, वो भी शीतल के साथ ही कॉलेज में पढ़ती थी। वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। काफ़ी समय से दोनों साथ थे, साथ ही आया जाया करते थे कॉलेज के लिए भी। लेकिन स्नेहा शीतल को ये बताती थी कि कुछ दिनों से उसके घर वाले उसे बड़े परेशान कर रहे हैं, उससे बहुत लड़ाइयाँ करते हैं। लेकिन वजह क्या थी वो स्नेहा शीतल को नहीं बताती थी। बस वो ये बताती थी कि उसके घर वाले काफ़ी दिनों से उससे लड़ाई कर रहे हैं, बहुत कलेश हो रहे हैं घर में। लेकिन एक दिन इन्हीं सब कलेशों के चक्कर में इतना बड़ा स्नेहा फैसला ले लेगी, ये किसी को नहीं पता था। उस दिन मेरे को याद है, हम सारे लोग, पापा, मम्मी, मैं और शीतल, सारे घर में बैठे टीवी देख रहे थे कि अचानक से गली में बहुत ज़्यादा शोर और हल्ला होने लगा और किसी की चिल्लाने की आवाज़ बहुत ज़ोरों से आ रही थी। जब हम देखने के लिए बाहर निकले कि आखिरकार गली में इतना हंगामा क्यों है, तो हमने देखा कि गली में कुछ दूर आगे ही कोई है जिसके शरीर पर पूरी आग लगी हुई है और वो गली में इधर से उधर भाग रहा है और गली के लोग उसके शरीर पर पानी गेर कर गीला कपड़ा लेके उसके शरीर की आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कि कोई व्यक्ति जिसका पूरा शरीर जल रहा है और वो तड़पते हुए गली में आगे पीछे भाग रहा है। बड़ी मुश्किल से गली वालों ने उसके शरीर की आग बुझाई, लेकिन जब पता चला तो वो कोई और नहीं बल्कि स्नेहा थी। स्नेहा यानी शीतल की दोस्त ने इतना बड़ा कदम उठा लिया था। उसको उसी वक्त हॉस्पिटल लेके जाया गया। वहाँ पे डॉक्टर ने उनको 90% जला हुआ घोषित किया और कहा कि इसकी कंडीशन बहुत क्रिटिकल है। और जिसका डर था वही हुआ और थोड़े समय बाद डॉक्टर ने उसको मृत घोषित कर दिया। हम में से किसी को नहीं पता था, यहाँ तक कि शीतल को भी नहीं पता था कि आखिरकार स्नेहा ने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया। क्योंकि आत्महत्या करना, वो भी ऐसे अपने आप को जला लेना, कोई आम बात नहीं। इसके लिए बहुत ज़्यादा हिम्मत चाहिए होती है। लेकिन स्नेहा ने ऐसा काम आखिरकार किया क्यों? लेकिन जब कुछ समय बाद हम लोगों को पता चला, शीतल को भी पता चला, तो उसके होश उड़ गए। दरअसल हमें ये पता चला था कि स्नेहा एक लड़के को पसंद करती थी और वो लड़का नीची जात का था। स्नेहा लोग ब्राह्मण थे। स्नेहा ने अपने घर वालों में उस लड़के को लेकर बात करी, लेकिन उसके घर वाले इन सब चीज़ों के बिल्कुल अगेंस्ट थे, बिल्कुल विरोध करते थे। स्नेहा बहुत कोशिश करती थी अपने घर वालों को मनाने के लिए उस लड़के को लेकर, उन्होंने लेकिन साफ मना कर दिया और उसी चीज़ को लेकर वो स्नेहा पे कभी कभार हाथ भी उठा देते थे। स्नेहा की लड़ाई इसी वजह से घर वालों से होती थी। लेकिन उस दिन परेशान होकर स्नेहा ने इतनी बड़ी गलती कर दी, इतना बड़ा फैसला उसने ले लिया कि अपनी ही जान ले ली। ये सारी बातें शीतल तक को नहीं पता था, बल्कि शीतल उसकी एक अच्छी दोस्त थी। मेरी बड़ी बहन भी सोच में पड़ गई कि आखिरकार स्नेहा ने कभी मुझे इसके बारे में बताया क्यों नहीं। लेकिन अब जो होना था वो हो गया। उसके चले जाने के बाद मेरी बड़ी बहन शीतल काफ़ी दिनों तक सदमे में रही, क्योंकि वो उसके साथ खूब घूमा फिरा करती थी, उसके दिमाग में उसकी यादें थी। लेकिन धीरे धीरे करके शीतल भी उस सब चीज़ों से बाहर आ गई। इस बड़े हादसे के कुछ हफ्तों बाद ही गली वालों के मुंह से भी कई कई बातें सुनने को मिली। वो सब लोग कहते थे कि कई बार गली के कुछ लोगों ने रात में स्नेहा को देखा है। वो अगर किसी काम से बाहर जा रहे होते या फिर कोई बाहर रात में निकल आता, तो कुछ लोगों को स्नेहा गली में दिखाई देती थी। या तो वो अपने घर के आसपास ही रहती थी या तो फिर कहीं इधर से उधर घूम रही होती थी। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जो लोग इस तरीके की मौत मरते हैं उन्हें स्वर्ग या नरक नहीं बल्कि प्रेत लोक में जगह मिलती है। उनकी आत्मा काफ़ी समय तक के लिए भटकती ही रहती है। और ऐसा ही कुछ स्नेहा के साथ भी हुआ था। ये सारी बातें गली में बहुत तेजी से फैलने लगी कि रात में कई लोगों ने स्नेहा की आत्मा उसको देखा है। लेकिन कुछ लोग गली के अब भी थे जिन्हें इन चीज़ों पर यकीन नहीं था। ऐसे ही करते करते लगभग महीना भर बीत चुका था। हमारे परिवार के साथ तो ऐसा कुछ नहीं हुआ था, लेकिन एक दिन उन सब चीज़ों ने भी हमारे परिवार में दस्तक दे दी। मुझे याद है, उस दिन पापा घर में नहीं थे। मैं और मम्मी बाहर वाले कमरे में बैठे हुए थे और शीतल रसोई में कुछ बना रही थी। हमारे रसोई में जिस तरफ हमारी चूल्हा रखा हुआ है, उसके ही थोड़ा सा बगल में एक छोटी सी खिड़की है।
उस खिड़की पे कांच लगा हुआ है, यानी कि उस खिड़की से बाहर का सब कुछ दिखाई देता है। शीतल रसोई में कुछ बना रही थी कि अचानक से शीतल की जोर से चिल्लाने की आवाज़ आई। मम्मी और मैं डर गए और उसकी तरफ भागे तो देखा कि रसोई में शीतल नीचे ज़मीन पर गिरी हुई थी और उसका शरीर बहुत ज़ोरों से कांप रहा था। हम चौंक गए, हम डर गए कि कहीं शीतल जल वगैरह तो नहीं गई है, क्योंकि वो चूल्हे पे काम कर रही थी, कहीं उसके हाथ पैर ना जल गए हों। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। शीतल बस खिड़की की तरफ देखे जा रही थी और कांपे जा रही थी। हमने शीतल से पूछा कि क्या हुआ, कुछ तो बता। लेकिन जब हम शीतल को रसोई से उठाकर बाहर ले गए और कमरे में बैठाया, तब जाके शीतल ने बताया कि मैं काम कर रही थी, मेरा ध्यान चूल्हे पे ही था, लेकिन जैसे ही मेरी नज़र उस खिड़की पर पड़ी तो मैंने देखा कि खिड़की के बाहर स्नेहा खड़ी हुई थी। वो वहाँ से खड़ी होकर मुझे देख रही थी और मम्मी उसका पूरा शरीर जला हुआ था। मैं ये देख इतना डर गई कि मैं नीचे ज़मीन पे गिर गई और तभी मेरी मुंह से चीख निकली। ये बात सुनकर मम्मी और मेरे भी होश उड़ गए, क्योंकि स्नेहा तो मर चुकी है, अब वो कैसे दिखाई दे रही है। तभी मम्मी और मेरे दिमाग में भी वही बात आई जो गली वालों के मुंह से सुनी थी कि कई सारे लोगों ने स्नेहा को देखा है, तो कहीं ये वही तो नहीं। हमने पर फिर भी शीतल को थोड़ा शांत किया और उसे बोला कि ऐसा कुछ नहीं है, तू सोच मत, कुछ नहीं होगा, तू ठीक है, तू छोड़ दे उस बात को, दिमाग से निकाल दे। हमने उसको शांत किया, उसको समझाया और थोड़ी देर बाद वो नॉर्मल भी हो गई। लेकिन दोस्तों, ये थी हमारे आने वाली मुसीबतों की शुरुआत। यहाँ से शीतल की ज़िंदगी भी बदलना शुरू हो गई। इस दिन के बाद से शीतल थोड़ी डरी डरी रहने लगी थी। अब वो ज़्यादातर अकेला समय नहीं बिताती थी, या तो वो मेरे साथ सोती थी, या तो कहीं भी जाती थी तो या फिर मम्मी या मेरे साथ में। हमने पापा को भी इस बारे में बताया तो पापा ने भी बोला कि तुम थोड़े दिन उसके साथ रहो, क्योंकि उसकी फ्रेंड के साथ इतना बड़ा हादसा हुआ है, क्या पता वो भूल ना पा रही हो। तो यही सब सोचकर हम उसके साथ रहते थे। लेकिन एक समय ऐसा भी आया कि अब शीतल को अकेला रहना पसंद था। अब शीतल किसी के साथ नहीं, बल्कि उसे अकेला रहना अच्छा लगता था। मैं आपको बता दूं कि वो सर्दी का समय था। आमतौर पर हम सब लोग खाना खा के दोपहर में ऊपर छत पे चले जाते थे धूप लेने के लिए, और जैसे ही सूरज ढल जाता था हम सारे लोग नीचे आ जाते थे। लेकिन शीतल ना जाने क्यों ऊपर ही बैठी रहती थी। सूरज ढल जाता था, अंधेरा भी हो जाता था, लेकिन वो ऊपर ही रहती थी। हमें उसे बुला के लाना पड़ता था, तब जाकर तो वो नीचे आती थी, वरना उसका नीचे आने का तो मन ही नहीं करता था। कई बार मम्मी और मैंने भी बोला कि समय से नीचे आ जाकर कहीं तेरे को ठंड ना लग जाए, लेकिन नहीं, वो बस अपने मन की ही किया करती थी। अब उसको अकेले सोने का भी मन करता था, वो कमरे में भी अकेले ही रहती थी। वो बस अपना खाना खाती थी और कमरे में चली जाती थी। ऐसी ज़िंदगी जीने लगी थी जैसे उसे हम लोगों से कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन इन्हीं सब चीज़ों के बीच में एक दिन ऐसा आया जब मुझे भी उन सब चीज़ों का पता चलने लगा कि आखिरकार शीतल में इतना बदलाव क्यों आया है। वही था, शाम हो चुकी थी, शीतल छत पे बैठी हुई थी, सारे लोग नीचे थे, अंधेरा हो गया, शीतल अभी तक उतर के नहीं आई। मम्मी ने मुझे बोला कि जा शीतल को बुला ला, अंधेरा हो गया। 7:30 बज चुके थे। सर्दी में रात जल्दी होती है, अंधेरा जल्दी होता है, तो मैं 7:30 बजे के करीब शीतल को छत पे बुलाने के लिए गई। एक कुर्सी रखी रहती थी जिसपे आमतौर पर शीतल बैठी रहती थी। तो मैं जब छत पे गई तो मैंने देखा कि शीतल जो नीचे ज़मीन पे बैठी हुई है और उस कुर्सी पर मेरी तरफ पीठ करे कोई और बैठा हुआ है, यानी कि शीतल के अलावा छत पर कोई और भी है। अंधेरा था तो मुझे साफ नहीं दिख रहा था कि वो कौन है, लेकिन कोई और भी है इतना तो मुझे पक्का पता था। शीतल का मुंह उसकी तरफ और उसका चेहरा आगे की तरफ था, उसकी पीठ मेरी तरफ थी। मैं उसका चेहरा नहीं देख पा रही थी। उसका चेहरा देखने के लिए मैं थोड़ा सा आगे बढ़ी। यकीन करें, मैं आगे बढ़ रही हूँ, लेकिन शीतल का ध्यान मेरे पास अब भी नहीं आया। वो मेरे को अब भी नहीं देख रही है, वो बस कुर्सी पे बैठे हुए उस इंसान को देखे जा रही है। लेकिन जैसे ही मैं थोड़ा सा आगे गई तो मैंने ये देखा कि ये जो भी है, इसकी त्वचा जली हुई है, उसके शरीर पर जले जले के काफ़ी सारे निशान हैं, उसकी त्वचा काली हो रखी है। जिसे देख मैं थोड़ी सी घबराई और मैंने वहीं से खड़े होकर शीतल को आवाज़ लगाई और बोला कि शीतल नीचे चल। और जैसे ही शीतल ने मेरे को देखा, उसके साथ ही कुर्सी पे बैठी हुई कोई और नहीं बल्कि स्नेहा
उसने भी पीछे मुड़कर मुझे देखा। वो स्नेहा ही थी, इसका पूरा शरीर जला हुआ था और वही शीतल के सामने बैठी हुई थी। उसका चेहरा देखकर मेरी रूह कांप गई, मेरे पैर कांपने लगे कि ये यहाँ पे कैसे, ये तो मर चुकी है, ये अब कैसे आ गई। लेकिन उसके बावजूद भी मैंने हिम्मत करके शीतल से बोला कि शीतल नीचे चल, मेरे साथ अभी चल, तू यहां मत रह, तू खड़ी हो और मेरे साथ नीचे चल। लेकिन शीतल हिलने का नाम तक नहीं ले रही थी, मानो जैसे शीतल को वहां पे किसी ने अपने वश में कर बैठा दिया हो। मैंने कई बार शीतल से नीचे जाने के लिए बोला, लेकिन जब वो नहीं गई तो मैं भागती हुई नीचे गई और मैंने मम्मी से बोला कि मम्मी, ऊपर स्नेहा है, शीतल उसके सामने बैठी हुई है और वो नीचे आ नहीं रही है। मम्मी मेरी बात सुनकर डरी और मेरे साथ तेजी से छत की तरफ भागी। और जैसे ही मम्मी और मैं छत पे दोबारा पहुंचे तो छत पर कोई नहीं। हम शीतल को जबरदस्ती पकड़ कर नीचे लाए, लेकिन शीतल हमारे जबरदस्ती पकड़ के नीचे लाने पर गुस्सा हो गई और हमें बोलने लगी कि मुझे अकेले भी छोड़ दिया करो, क्यों मेरे पीछे पड़े रहते हो। कोई इंसान मदद मांग रहा है तो तुम मदद भी मत करने दो, बस मेरे पीछे पड़े रहते हो, ना जाने तुम लोगों को मुझसे क्या चाहिए। शीतल ने हमसे ऐसा बोला, लेकिन हम समझ चुके थे कि कुछ ना कुछ अब शीतल के साथ गलत हो चुका है, क्योंकि शीतल इस तरीके से नहीं बोलती और अगर स्नेहा इसे दिखाई दे रही है तो मतलब बात ज़्यादा बिगड़ चुकी है। थोड़ी देर बाद पापा आ गए और हमने ये सारी बात पापा को बताई। शीतल अपने कमरे में बैठी हुई थी। जब हमने पापा को बताई तो पापा शीतल से मिलने गए तो पता चला कि शीतल ने कमरे का गेट अंदर से बंद कर लिया है। हम लोग बहुत कोशिश करी शीतल को बुलाने की, लेकिन शीतल ने गेट नहीं खोला। हमने बोला कि पापा अब क्या करें। उन्होंने बोला कि हम सुबह होते ही कुछ ना कुछ करते हैं, किसी पंडित से किसी बाबा से मदद लेते हैं, लेकिन अभी रात में तो मुमकिन नहीं है। हम लोग सो नहीं रहे थे, हमारी नींदें उड़ गई थी, क्योंकि शीतल के साथ जो सब हो रहा था वो बहुत ज़्यादा डरावना था। और थोड़ी ही देर बाद करीब 11 बजे के आसपास शीतल की आवाज़ आने लगी। वो किसी से बात कर रही थी, उसकी बात करने की आवाज़ हमें सुनाई दे रही थी और जिससे बात कर रही थी उसका जवाब भी हमें सुनाई दे रहा था। और जब वो आवाज़ मैंने सुनी तो मैं समझ गई वो आवाज़ किसी और की नहीं, उस स्नेहा की आवाज़ थी, क्योंकि उसकी आवाज़ मैं बहुत अच्छे से जानती थी। हम वो आवाज़ें सुनते रहे और करीब 1:30 बजे तक ये आवाज़ चलती रही। ये बातें 1:30 बजे तक चलती रही और उसके ठीक थोड़ी देर बाद हम सारे लोग जागे हुए थे कि शीतल के कमरे का गेट खुला और उसमें से शीतल बाहर निकल के आई और शीतल के ठीक पीछे पीछे स्नेहा भी दिखी हमें। हम तीनों यानी कि पापा, मम्मी और मुझे स्नेहा भी दिखाई दी। वो स्नेहा की आत्मा थी जो शीतल के ठीक पीछे पीछे चल रही थी। उसका पूरा शरीर जला हुआ था और उसके शरीर पर एक कपड़ा तक नहीं था, इतनी भयानक वो लग रही थी। शीतल आई और वहां पे जिस कमरे में हम बैठे थे वहां पे कुछ ढूंढने लगी। हम चुपचाप बैठे उसे देख रहे थे। हम तीनों में से किसी की हिम्मत नहीं थी कि शीतल को कुछ बोले। थोड़ी देर तक वो ढूंढती रही और थोड़ी देर बाद वो वापस से अपने कमरे में चली गई और स्नेहा की आत्मा भी उसके साथ साथ उसके कमरे में चली गई। ये दृश्य देख हम तीनों का हलक सूख चुका था कि हम तीनों ने बकायदा एक मरे हुए इंसान की आत्मा देखी। सुबह होते ही पापा पास के पंडित के पास गए और उन्हें सब बताया। उन्होंने एक तांत्रिक बाबा का पता दिया और बोला कि यही आपकी मदद कर सकते हैं। जब उन तांत्रिक बाबा के पास जाके पापा ने ये सारी चीज़ें बताई तो वो शाम को हमारे घर आए और उन्होंने शीतल को देखा। उन्होंने देखते ही बोला कि इसके शरीर के अंदर एक आत्मा का प्रवेश है, वो उसे अपने मन मुताबिक चला रही है, हमें जल्दी ही कुछ ना कुछ करना होगा। उन्होंने शीतल से बात करने की कोशिश करी, लेकिन शीतल ने कोई जवाब नहीं दिया, जिसके बाद उन्होंने फैसला लिया कि हमें घर में एक घेरा बनाना पड़ेगा, जिस घेरे में फंस कर वो आत्मा यहां से निकलेगी। और बिना किसी देरी के उन तांत्रिक बाबा ने वो अपना काम करना शुरू कर दिया। उन्होंने घर के चारों कोनों में तो पहले एक सफ़ेद नमक रखा, शीतल के कमरे के बाहर एक लोबान जला दी और घर के बीचों बीच गाय के गोबर के बने उपलो उनको रखकर उनको जलाया इस तरीके से कि ताकि उनका धुआं पूरे घर में फैले। और जैसे जैसे वो धुआं घर में बढ़ रहा था, लोबान के साथ साथ उस उपलों का धुआं, वैसी वैसी शीतल को बड़ी परेशानियां हो रही थी। उसकी चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी जैसे वो बड़े ही दुख में हो, बड़े ही कष्ट में हो। लेकिन उन बाबा ने बोला कि आपको कुछ नहीं करना, वो थोड़ी देर बाद अपने आप ही ठीक हो जाएगी।
लेकिन जब पूरी लोभान जल गई, पूरे उपले जल गए, उसका धुआं भी खत्म हो गया, उसके बावजूद भी शीतल का कोई फर्क नहीं हुआ। वो वैसी की वैसी ही रही। तब बाबा ने बोला कि अगर ऐसी बात है तो हो ना हो, उस मरे हुए लड़की का ताल्लुक यहाँ पे है। कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ है जो उसे यहाँ से जाने से रोक रही है। या तो वो आपके घर में किसी चीज़ से संबंध रखती है, या तो उसकी कोई चीज़ ऐसी है जो घर में मौजूद है। तब मुझे याद आया कि स्नेहा का एक सूट घर में रखा हुआ है जो उसने शीतल को पहनने के लिए दिया था। मैंने बताया कि उसका एक सूट है, तो उन बाबा ने बोला कि वो सूट अभी लेके आओ। वो सूट मंगाया और मेरे सामने ही वो पूरा सूट उन बाबा ने जला दिया। और दोस्तों, उस सूट के जलने के बाद शीतल एकदम से नॉर्मल हो गई। जैसी वो नॉर्मल हुई तो बाबा ने हमें उसे गंगा जल पिलाने के लिए बोला। हमने उसे गंगा जल पिलाया और वो जैसे पहले हमसे बात किया करती थी बिल्कुल वैसे बात करने लगी। उसका शरीर भी काफ़ी हल्का लग रहा था और वो काफ़ी रिलैक्स भी दिख रही थी। जिसके बाद हमने उसे बताया कि उसके साथ आखिरकार इतने दिनों से चल क्या रहा था। बाद में शीतल एकदम ठीक हो गई। उसके बाद हम लोग समझ चुके थे कि स्नेहा हमारे घर में इसीलिए मौजूद थी क्योंकि उसकी एक चीज़, उसका एक सूट हमारे घर में था। और उसके सूट को जला देने के बाद से ही स्नेहा फिर हमारे घर में कभी दिखाई नहीं दी। उसकी आत्मा फिर कभी दिखाई नहीं दी। शीतल उसके बाद ठीक रही। उसने उन चीज़ों को भी भुला दिया और बाद में सब कुछ ठीक रहा। दोस्तों, बस यही थी कहानी। कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और कहानी पसंद आई तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें। चैनल पे नए और इस चैनल में पहली बार आप ये कहानी सुन रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे कीजिए, क्योंकि मैं ऐसी कहानी और आप लोगों के लिए लेके आऊँगा। फिर मुलाकात होगी एक और नई कहानी के साथ में। नमस्कार।